उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित आगमिक परंपराएं एवं मंदिर स्थापत्य विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुआ संपन्न। संतोष कुमार सिंह, वाराणसी। उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित आगमिक परंपराएं एवं मंदिर स्थापत्य विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का 7 फरवरी शुक्रवार को तृतीय दिवस कार्यक्रम भारत अध्ययन केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभागार में संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग तथा भारत अध्ययन केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एवं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित यह संगोष्ठी डॉक्टर प्रियंका सिंह संयोजक के द्वारा 5 से 7 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज संपूर्ति सत्र संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि जैन अध्ययन संस्थान पार्श्वनाथ विद्यापीठ के निदेशक प्रो दीनानाथ शर्मा ने उत्तर पूर्व भारत में जैन आगम के विविध आयामों पर विस्तृत चर्चा की। इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि प्रो प्रवेश कुमार श्रीवास्तव रहे। विशिष्ट अतिथि चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय कर निदेशक प्रो S.N. शानख्वार ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर विस्तृत चर्चा की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो ओमकारनाथ सिंह ने उत्तर पूर्व भारत के शैव परंपरा पर अत्यंत सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया। विभिन्न सत्रों में वक्ता के रूप में डॉक्टर धूर्जटी शर्मा, डॉक्टर रामकेश्वर तिवारी, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा ने आगमिक परंपराएं एवं मंदिर स्थापत्य पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। इसी क्रम में दूसरे वक्ता डॉक्टर अंबुज त्रिवेदी, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा ने उत्तर पूर्व भारत में आगमिक परंपरा के अंतर्गत नव वैष्णववाद असम के विशेष संदर्भ में अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर शिवेंद्र मिश्र ने अरुणाचल प्रदेश में स्थित बौद्ध मठ के बारे विस्तार रूप से अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर अमित कुमार, पूर्व विभागाध्यक्ष, वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा ने राजप्रश्नीय सूत्र में वर्णित कला को विस्तार रूप से वर्णित करते हुए बताया कि उत्तर पूर्व भारत में आगमिक परंपरा व मंदिर स्थापत्य अपने आप में वृहद विषय है, जिस पर इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकसित भारत को लेकर कार्य चल रहा है। डॉक्टर प्रियंका सिंह ने पूरे कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किया। संपूर्ति सत्र का संचालन डॉक्टर उत्तम कुमार द्विवेदी एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर राजीव शर्मा ने किया, डॉक्टर कमला राम ने किया, डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर पंकज तिवारी, डॉक्टर अखिलेश, डॉक्टर राजीव लोचन शर्मा तथा शताधिक शोध छात्रों की उपस्थिति रही। इन 3 दिनों में हम लोगों ने न केवल भारतवर्ष अपितु संपूर्ण विश्व से जो निष्णात विद्वान आचार्य उपस्थित थे, वे सभी कुछ मूर्त रूप में, कुछ आभासीय रूप में हम सबके साथ जुड़े और इस प्रोजेक्ट को एक नई दिशा प्रदान की। तो ये अत्यंत हमारे लिए अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है, अत्यंत जो है उल्लास का पूर्ण क्षण है। अनेक प्रकार की उन्होंने हमें नई नई दिशाएं दिखाई। यह विषयों का नोडल सेंटर रहा है, बहुत सारे विद्वानों ने काम किया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं सब, लेकिन साहित्य और पुरातत्व दोनों को एक साथ जोड़ करके इस विभाग ने यह स्तर प्राप्त किया है और मैं उम्मीद करता हूँ प्रोफेसर श्रीवास्तव जी से, जो मेरे बाद भी यहाँ रहेंगे, इसको और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और उसको संभव आशीर्वाद प्राप्त हो और यह हमारा जो चिकित्सा विज्ञान संस्थान है और ऊंचाइयों को प्राप्त करे। रही बात हमारे विभाग की, प्रोफेसर शंखवार जी ने विभाग के बारे में बताया। यह विभाग आज से 7 दशक पूर्व, मैं समझ सकता हूँ 1958 से एक्सकेवेशन का काम कर रहा है। प्राचीन धर्म संस्कृति धर्म के खुद आचार्य प्रोफेसर श्रीवास्तव जी बैठे हैं और पुरातत्व के बहुत सारे विद्वानों ने, जिनका नाम मैं शायद न ले पाऊँ, लेकिन प्रोफेसर A.K. नारायण साहब का नाम जरूर लूँगा, जिनके नेतृत्व में कि हम लोगों ने 1958 में राजघाट की खुदाई शुरू की थी और पिछले कुछ दिनों में मैं समझता हूं कि मेरे साथ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह और डॉक्टर विनय कुमार ने 2 महत्वपूर्ण स्तरों को प्रकाश में लाने का काम किया। अब मुझे दोबारा हुकाम हुई थे 4 मूल सूत्र और 10 प्रक्रिया और 2 चुटिकाएं इसकी हम आगमों की। इन 46 में रचना कैसे होती है जैन परंपरा में, वो ये है कि है जिसको तीर्थंकर अपने शिष्यों को देते 14 पूर्व कहते थे, क्योंकि वो महावीर स्वामी से पहले का था, इसलिए कर दिया गया अंग आगम में।
सिद्धांत आगम के या जैन सिद्धांत के अनुसार जो अन्य आचार्यों ने उपदेश दिए थे या लिखे थे, उनको प्रेरणक और चूलिका के रूप में वहाँ ये निर्णय होता है कि इसको लिख दिया जाए, तो लिखा जाता है उसको। तो जब लिखा गया तब उसके अच्छा, ये मैं बात बता रहा हूँ श्वेतांबर आगम में जो मान्यता प्राप्त है उसकी, क्योंकि उसके पहले जब ये लिखा गया, उसके पहले श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय विभक्त हो चुके थे। तो आगम की जब बात आती है तो श्वेतांबर के साथ ही वो बात जुड़ती है, क्योंकि दिगंबर उस आगम को मानते ही नहीं। सिद्धांततः मानते तो हैं, पर वो ये मानते हैं कि वो लुप्त हो गया, क्योंकि श्वेतांबर लोगों ने वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया, तो केवल उसके आधार पर उन्होंने उनके ज्ञान को भी मान्यता नहीं दी। अब उसके अंग दूसरा उपांग, तीसरा छेद सूत्र, चौथा पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना जलधि तरंगा तब शुभ मांगे गाहे गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाते जय जय हे जय 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 हे। मैं मंच पर विराजमान आप सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ, और यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य लोग और हमारे बच्चे जो 3 दिन से हमारे साथ हैं लगातार, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और एक विशेष जो हमारा संचालन कर रहे हैं डॉक्टर उत्तम कुमार द्विवेदी जी, उनका भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और 3 दिन तक लगातार एक पैर पर इस संगोष्ठी में खड़े हैं, तो आज उनका सम्मान बनता है। तो आज हम उनके सम्मान के लिए हर्षवर्धन को आमंत्रित करते हैं। कठिन होता है इस कारण से बहुत सी चीजें बीच में जो है दिमाग से विस्मृत भी हो जाती हैं। तो ऐसे गुरुजन हैं, ये पूर्ण रूप से मुझे जो है मुझे क्षमा कर देंगे, और जो हमारे छोटे अनुज हैं वो तो पूर्ण अधिकार के साथ बाद में हमसे जो है हमको बोल सकते हैं कि भैया हमारा नाम ले लीजिए। महामना की तपोभूषा हो, इतिहासकार कैसा हो, इतिहास पढ़ने के पहले इतिहासकार का इतिहास पढ़ना आवश्यक है। इन सब चीजों पर उन्होंने जाकर एक विद्वान अपने एक विधा का विद्वान वही आधिकारिक विद्वान होता है। मेरा नाम सदाशिव कुमार द्विवेदी, वरिष्ठ संगोष्ठी का समापन दिवस है, तो इसमें क्या क्या मंथन निकला? भारतवर्ष का जो उत्तर पूर्व है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है भारतीय परंपराओं, हमारी आस्थाओं, मंदिर स्थापत्य तथा आगमिक संस्कृति की दृष्टि से। तो इन विषयों पर विगत 3 दिनों से अनेक विद्वानों ने अपने विचार इस संगोष्ठी में प्रस्तुत किए। शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन और बौद्ध, ये जो हमारे यहाँ आगम हैं, प्रसिद्ध हैं, जिनका मूल वस्तुतः वेदों से जुड़ा हुआ है, इनके जो स्रोत उत्तर पूर्व में प्राप्त होते हैं मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से तथा वाङ्मय की दृष्टि से, उन पर विद्वानों ने विचार किया। न केवल पारंपरिक स्रोत हमको मिलते हैं, अपितु जनसामान्य में भी इन परंपराओं का बहुत गहरी पैठ उत्तर पूर्व में आज भी उपस्थित दिखलाई देती है। इस प्रकार की संगोष्ठी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर पूर्व के विषय में जो आजकल भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और उत्तर पूर्व में जो अन्य संस्कृतियां हावी हो रही हैं, विशेषकर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, उस दृष्टि से इस प्रकार के विचारों को हमें अवश्य ही सामने लाना चाहिए कि उत्तर पूर्व वस्तुतः भारतवर्ष की परंपराओं से जुड़ा हुआ, बड़ी गहरी परंपराओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है,
और वे परंपराएं आज भी वहाँ पर जनसामान्य में सुरक्षित हैं। भगवती कामाख्या का तीर्थ वहाँ पर बड़ा प्रसिद्ध है, शक्तिपीठ है। भगवती त्रिपुर सुंदरी का पीठ है जो कि त्रिपुरा में अवस्थित है वहाँ पर। इसी प्रकार शैव परंपराएं भी वहाँ पर बहुत अधिक पाई जाती हैं। वैष्णव परंपराएं भी वहाँ पर आज भी बहुत अधिक प्रतिष्ठित हैं। लोक कला में प्रतिष्ठित हैं, लोक विश्वासों में प्रतिष्ठित हैं, आस्थाओं में प्रतिष्ठित हैं, मंदिरों के रूप में प्रतिष्ठित है, वाङ्मय के रूप में प्रतिष्ठित है। कवि शंकर देव को आपने सुना ही होगा। कवि शंकर देव जी ने इन परंपराओं को लोक तक पहुंचाने के लिए कीर्तन की परंपरा प्रारंभ की, सामूहिक कीर्तन की परंपरा प्रारंभ की। तो शास्त्र भी वहाँ प्रतिष्ठित है और इस प्रकार की लोक संस्कृतियाँ भी वहाँ प्रतिष्ठित हैं, जो कि इन परंपराओं को, आगमिक परंपराओं को बढ़ाती चली जा रही है। इन्हीं बातों को उद्घाटित किया है। काशी की जनता को ये हमें संदेश देना है कि जिस सिद्धांत या जिस शास्त्र को लेकर आप गौरवान्वित होते हैं, वह शास्त्र कितनी गहरे तक भारत के प्रत्येक क्षेत्र में फैला हुआ है और उस शास्त्र का अनुपालन आज भी किया जा रहा है। आज भी भारत विचारों की दृष्टि से अनेक जरूर है, लेकिन उसके स्रोत, उसकी भावनाएं, उसकी आस्थाएं वस्तुतः एक हैं। वैचारिक मतभेद हमारे बीच हो सकता है, लेकिन इनके स्रोत एक ही हैं। एक तो निगम है जो कि वेद है, अपौरुषेय है, नित्य है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन उसी निगम को क्रियात्मक रूप से लोक तक पहुंचाने के लिए परवर्ती समय में अनेक आगमों का निर्माण हुआ और वो आगम आज भी हमारे जीवन में हमारी आस्थाओं को बचाए हुए हैं। अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ये त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जो आयोजित हो रही है, मैं इसकी संयोजिका हूँ और जिसका विषय है उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित आगमिक परंपराएं तथा मंदिर स्थापत्य। आज समापन जी। अवसर है। क्या निकल के थीम आया है? क्या 3 दिन आपके सेमिनार का हो गया? क्या निष्कर्ष निकला है सेमिनार? जी, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, खासतौर से उत्तर पूर्व के लिए। और 3 दिनों तक मंथन हुआ उत्तर पूर्व में प्रचलित आगमिक परंपराएं और मंदिर स्थापत्य पे। जब भी हम उत्तर पूर्व की बात करते हैं तो हम उत्तर पूर्व को एक नई दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ विभिन्न जनजातियाँ हैं, उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी भाषाएं हैं, वहाँ तरह तरह की जो है वो समस्याएं हैं। लेकिन इस संगोष्ठी के माध्यम से हम ये जानेंगे और ये समझेंगे कि जो उत्तर पूर्व भारत है, वहाँ पे भी हमारी वैदिक परंपरा उसी तरीके से प्रतिष्ठापित थी जिससे कि देश के अन्य हिस्सों में थी। वहाँ भी हमारा मंदिर स्थापत्य वैसे ही था जैसे हम पश्चिम भारत में देखते हैं, पूर्वी भारत में देखते हैं, मध्य भारत में देखते हैं और दक्षिण भारत में देखते हैं। तो वो न केवल विभिन्न जनजातियों का आश्रय स्थल भी है, बल्कि हमारी वैदिक परंपरा, आगमिक परंपरा भी वहाँ पर उसी तरह विद्यमान है। आज जिस तरीके से, जैसे बांग्लादेश में काफी मंदिरें खोली गई, तो इस तरीके के दृष्टिकोण को आप किस तरीके से समझते हैं? देखिए, ये बहुत दुखद है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और हालांकि ये विषय भी नहीं है उसका, ये संगोष्ठी एक अलग विषय पे है। जी। मैं प्रोफेसर जी.के. लामा, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में कार्यरत हूँ। ये जो संगोष्ठी आयोजित की गई है, इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लगभग 20 वर्षों से मैं इस विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ और ये पहला मौका है जब नॉर्थ ईस्ट पर कोई सेमिनार हो रहा है। इसके पहले नॉर्थ ईस्ट पर कोई भी सेमिनार BHU में आयोजित नहीं हुआ और ये बताता है कि कितना नेग्लिजियंस है इस क्षेत्र के बारे में। आज़ादी से लेकर के अभी तक आप देखें तो उत्तर पूर्व न केवल नेग्लेक्टेड रहा है, बल्कि वहाँ के लोगों को भी लोग अजीब निगाहों से देखते हैं। उत्तर पूर्व के छात्र छात्राएं आ जाए तो उनके ऊपर कमेंट करना, भद्दे मजाक करना, इस तरह की चीज़ें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक में देखी जाती हैं। छोटे शहरों की बात तो छोड़ दीजिए। और जहाँ तक सांस्कृतिक विरासत की बात है तो प्रागैतिहासिक काल से साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं उत्तर पूर्व में। 7
राज्य जो कहलाते थे सेवन सिस्टर्स के नाम से 1975 में जब सिक्किम इंडिया के अंदर शामिल हुआ तो उसको भी उत्तर पूर्व का भाग मान लिया गया। और इस क्षेत्र में हमेशा से जो केंद्र की सरकार है उसका रवैया बिल्कुल लापरवाही का रहा। कभी भी महत्व इस क्षेत्र को नहीं दिया गया और इसका मूल कारण है कि इस क्षेत्र से सांसदों की संख्या बहुत कम है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिक्किम जैसे राज्य से सिर्फ एक सांसद आता है, पूरे राज्य से सिर्फ एक सांसद, और आपके यहाँ हर जिले से एक सांसद, किसी किसी जिले से तो 2 सांसद। तो ये जो डिस्पैरिटी अपनाई गई है इसको सुधारने की आवश्यकता है। और जहाँ तक मैंने बताया कि इसकी प्राचीनता और इसकी सांस्कृतिक धरोहर की बात, 2003 में मैंने सिक्किम के नॉर्थ और ईस्ट में एक्सप्लोरेशन किया था। मैं पुरातत्व से भी जुड़ा हूँ, तो वहाँ से नवपाषाण काल के औजार मिले मुझे। लेकिन पुरातात्विक अन्वेषण भी इस क्षेत्र में काफ़ी कम हुए, क्योंकि ये एरिया हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के डिस्टर्ब रहा। जो लोग मेरी उम्र के हैं वो जानते हैं कि 90s के दौर में असम उग्रवाद से पीड़ित रहा, खासकर कोकराझार इलाका, नागालैंड, त्रिपुरा और आज की तारीख में मणिपुर। अब ये दोगली राजनीति राजनेताओं की इस बात में भी देख सकते हैं आप कि अगर मैदानी क्षेत्र में कोई आंदोलन होता है तो उसको आप आंदोलन का नाम देते हैं, चाहे किसान आंदोलन हो या मजदूरों का आंदोलन हो। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कोई आंदोलन होता है तो आप उसको उग्रवाद का नाम दे देते हैं, मिलिटेंट कह देते हैं कि सब उग्रवादी देशद्रोही हैं। तो ये नीति भी सोचने की बात है कि आप क्या कर रहे हैं अपने ही देश के नागरिकों के साथ। मैं प्रियंका जी को बहुत ही कहें अभी इस उम्र में तो पहुंच ही गया हूं कि आशीर्वाद दे सकूं कि उन्होंने इस क्षेत्र को उठाया, इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के बारे में चर्चा की और पिछले 3 दिनों में काफ़ी कुछ उभर करके आया और लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे इस सेमिनार के थ्रू, ऐसी मेरी अभिलाषा है। धन्यवाद। सर, आज सेमिनार का समापन है तो इसी समय क्या कहना चाहिए? आज इस त्रिदिवसीय सत्र का समापन है और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और विषय है, और ख़ासकर नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में है। हमारे यहाँ इतिहास में अधिकतर हमने नॉर्थ ईस्ट एरिया को एक अछूता व्यवहार के साथ छोड़ दिया है और मेन स्ट्रीम में उसको कभी नहीं रखा था। लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और वर्तमान में नॉर्थ ईस्ट और बहुत ऐसे अछूते एरिया जो हैं जो हमारे मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं थे, उसको मुख्य धारा में सम्मिलित कराने में यह जो संगोष्ठी हुई है वह अपनी महती भूमिका ज़रूर अदा करेगी और इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा। इसलिए उसमें मुख्य रूप से यही मुद्दा रहा कि आगम शास्त्र में जो निगम शास्त्र से भिन्न होता है उसमें मूर्ति कला या मंदिर के वास्तुकला का क्या प्रभाव है, उसमें किस तरह से उनके नियमों का वर्णन किया गया है। और वो मात्र हिंदू धर्म तक सीमित नहीं था, बौद्ध और जैन धर्म तक सीमित था। इस लिहाज से यह विषय बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही महत्वपूर्ण था। जी, इसमें बहुत सारे जगह से आए, मॉरिशस से लोग आए और बहुत सारे अन्य देशों से यहाँ पर सहभागिता निभाई। ये हाइब्रिड मोड में हुआ। कुछ लोग विदेशों से यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और कुछ लोग ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए अपना लेक्चर दिया। इस प्रकार से यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के हर मानक को पूरा करते हुए अपनी समापन की ओर आज आया है। सभी ने अपने विचार इसी के सीमित रखा और इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से, एक नए तरीके से प्रस्तुत करने का कोशिश की है और इस तरह से यह संगोष्ठी आने वाले समय में इतिहास के स्वरूप को तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इसके लिए मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह को, जो इसके कन्वीनर रही, उनको
साधुवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे भी यहाँ पर आमंत्रित किया और इसका भाग होने का एक सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ।